Hello children, let's begin with today's class in the subject Fundamentals of Nursing, and the topic which we will be continuing is care of the patient with fluid and electrolyte imbalance. Okay, so far we have covered so much, actually nearly it is finished. So yeah, the topics which are remaining are a few electrolyte imbalances itself, and in the last class, I have taught you till the hypo and the hypercalcemia. And from today, I will be starting with the topic hypomagnesemia. Okay. So now what is hypomagnesemia? As it says hypo and then magnesemia. That means it is talking about the magnesium level which is deficient or the deficient magnesium. Okay. So hypomagnesemia, mainly we are talking here about the deficient level of the magnesium in the body. And magnesium, first of all, I would like to mention that it is an important cation. Why is it an important cation? Because see, magnesium is involved in various enzymatic activities. बहुत सारी enzymatic activities में magnesium का अपना important role रहता है. वो सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज जो कि रिलेटेड हैं प्रोटीन या फिर हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या लिपिड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो भी हमारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज में मैग्नीशियम हैज इट्स इम्पॉर्टेंट रोल. अगर मैग्नीशियम होगा ही नहीं तो मतलब वो सारी एक्टिविटीज जो हैं दोज विल ऑल्सो बी गेटिंग ऑल्टर्ड. ओके, सो मेनली हाइपोमैग्नीसीमिया में मेनली जो सिम्टम्स होते हैं वो न्यूरो मस्कुलर सिम्टम्स आर प्रेजेंट. देन द सिम्टम्स विच आर रिलेटेड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दो सिम्टम्स आर प्रेजेंट. ओके, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है? सबसे पहले हाइपोमैग्नीसीमिया, मैग्नीशियम नॉर्मली बॉडी में डिफिशिएंट नहीं होता है. मैग्नीशियम बॉडी में तभी डिफिशिएंट होगा जब किसी को पहले से कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या फिर पहले से ही कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है. If a person has some metabolic deficiency going on, or if a person has some nutritional deficiency going on. So because of that nutritional deficiency, so among all those nutritions, magnesium can also be the one which is deficient. So magnesium deficient हमारा कब कब किस किस केस में हो सकता है? मेनली अगर किसी इंसान को मेटाबॉलिक डिफिशियंसी है कोई, या फिर अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है. एंड दिस मेटाबॉलिक डेफिशिएंसी और द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इट विल लीड टू हाइपोमैग्नीसीमिया. और हाइपोमैग्नीसीमिया में सिम्टम्स क्या क्या हम देख सकते हैं? देयर कैन बी एनोरेक्सिया, लेथार्जी कैन बी देयर, वॉमिटिंग, मसल वीकनेस कैन बी देयर, generalized weakness of the body, the person may feel very weak, and also the symptoms of tetany can be present. Okay, so these are the main symptoms which are present in the hypomagnesemia. साथ साथ में ये जो symptoms हैं those are the general symptoms. Then there also can be, as I told you, कि neuromuscular symptoms भी present होंगे. साथ साथ में symptoms which are related to central nervous system, those can also be present. So neuromuscular symptoms क्या क्या हो सकते हैं? Neuromuscular symptoms में the reflexes can be increased reflexes can be there. Then there also can be the presence of convulsions. Patient को convulsions या फिर जो seizures वो भी patient में हो सकते हैं. Okay. Then cardiac symptoms can be, the symptoms which are related to cardiac system can be tachyarrhythmias. पेशेंट की जो हार्ट रिदम है दैट कैन बी इंक्रीज्ड, बहुत हाइपर रिदमिक हो सकता है. दैट इज नोन एज टैकीएरिथमियाज. सो टैकीएरिथमियाज कैन बी देयर, इंक्रीज्ड रिदम ऑफ द हार्ट. साथ साथ में ईसीजी चेंजेस कैन ऑल्सो हैपन, ईसीजी चेंजेस भी हो सकते हैं. देन अपार्ट फ्रॉम दीज कार्डियक सिम्टम्स देयर ऑल्सो कैन बी द मेंटल चेंजेस, देयर ऑल्सो कैन बी द मेमोरी इम्पेयरमेंट्स. पेशेंट में मेंटल चेंजेस भी हो सकते हैं, पेशेंट में कंफ्यूजन हो सकता है, पेशेंट को मूड चेंजेस हो सकते हैं. इट कैन ऑल्सो लीड टू डिसओरिएंटेशन, पेशेंट ऑल्सो कैन गेट डिसओरिएंटेड. पेशेंट को मेमोरी जो है द मेमोरी कैन ऑल्सो गेट इम्पेयर्ड बिकॉज ऑफ इट. हैलुसिनेशंस हो सकते हैं पेशेंट को. सो दीज थिंग्स कैन हैपन. और एंड ऑल्सो द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोमैग्नीसीमिया, उसका जो सीरम मैग्नीशियम लेवल है दैट विल बी बिलो 1.3 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर.
1.3 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर से कम होगा सेरम मैग्नीशियम फॉर अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम hypomagnesemia. Okay, so these are the main symptoms, sign and symptoms which we can see in the patient who is having hypomagnesemia. Then nursing interventions क्या हो सकते हैं for a patient who is suffering from hypomagnesemia? First of all, the very first thing which we do is we have to identify the patient for the presence of hypomagnesemia. कि patient को hypomagnesemia है या नहीं, या फिर patient को potential है that it can happen. So that we have to find out. Then also जैसे कि पोटेंशियल है कि हो सकता है, इसका क्या मतलब है? अगर किसी पेशेंट में कोई मेटाबॉलिक डिफिशियंसी है या फिर कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, तो हमें पता है कि अगर ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है तो हो सकता है पेशेंट को हाइपोमैग्नीसीमिया भी हो जाए. सो लाइक दैट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी सच थिंग. देन ऑल्सो पेशेंट को मैंने बताया कि पेशेंट में सीजर्स होने के चांसेस हैं, कन्वर्जेंस फिट्स आने के चांसेस हैं. सो वी हैव टू ऑल्सो बी रेडी फॉर द if patient undergoes some seizures or if patient faces some seizures. So उसके लिए भी हमें precautionary measures सब ले करके रखने हैं. Then patient का airway और patient का breathing monitor करना है. Then also we need to take some precautions for the convulsions. As I told, confusion के लिए precautions लेने हैं. अगर patient confuse हो या फिर patient अगर disoriented है तो patient को उसके लिए भी proper precautions has to be taken. देन जिन पेशेंट्स में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होती है, इट इज सीन दैट दोज पेशेंट्स ऑल्सो सफर फ्रॉम डिस्फेजिया. जिन पेशेंट्स में द पेशेंट्स हु आर फेसिंग और हु आर हैविंग deficiency of magnesium in the body, those are also seen to suffer from dysphagia. Dysphagia is difficulty in swallowing. तो जिस पेशेंट को हाइपोमैग्नीसीमिया होता है उसको swallowing difficulty भी होती है. So that can also be a thing. So for that we have to be ready. Okay. So और पेशेंट को मैग्नीशियम जो है वो IV we can give some replacement of the magnesium according to the physician's advice. So that we can do. Okay. मैग्नीशियम रिच फ्रूट्स, मैग्नीशियम रिच फूड पेशेंट को दे सकते हैं, जैसे कि बनानास, ऑरेंज, ग्रेप्स, green leafy vegetables are there. Then also there are nuts and then there are legumes. So there are various things which we can give to the patient. Okay. So this was about hypomagnesemia. Okay. Now the next is hypermagnesemia. Hypermagnesemia हमारा जो है that indicates excessive amount of magnesium. जब मैग्नीशियम हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा in the body, it is known as hypermagnesemia in the serum basically. So here hypermagnesemia normally it is especially hypermagnesemia उन patients में देखा जाता है who are having or who are suffering from chronic renal failure. The patients who are suffering from chronic renal failure, hypermagnesemia is mainly seen in those patients. Okay. Then also it is seen in those patients to whom excessive magnesium is given while treating any condition. किसी और कंडीशन को ट्रीट करने के लिए अगर पेशेंट को हमने आईवी फ्लूइड्स दिए और उसमें मैग्नीशियम बहुत ज्यादा दे दिया तो उसकी वजह से भी बॉडी में मैग्नीशियम जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा. सो दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द कॉजेज टू हैव हाइपर मैग्नीसीमिया इन अ पर्सन. हाइपर मैग्नीसीमिया के उसके बाद हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं. पेशेंट विल बी हैविंग फर्स्ट ऑफ ऑल एलिवेटेड सेरम मैग्नीशियम लेवल. हाइपर मैग्नीसीमिया है तो ऑब्वियसली सेरम मैग्नीशियम लेवल हमारा जो है वो एलिवेटेड रहेगा. पेशेंट कैन ऑल्सो हैव ईसीजी चेंजेस. देन अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी में हाइपर मैग्नीसीमिया है, सो इन दैट केस द बेबी विल हैव ईदर लो क्राई और नो क्राई. लो क्राई हो सकता है, बहुत कम पे बच्चा जो है बहुत कम रो रहा है, या फिर देयर कैन बी अ टोटल एब्सेंट ऑफ क्राई. ओके, that can happen. Weak or absent cry, not low, it's weak or absent cry. Okay, so that can happen. Then also there can be cardiac abnormalities or it can also be accompanied with some cardiac symptoms or cardiac abnormalities which can be the cardiac arrest. Cardiac arrest भी हमारा एक complication है for hypermagnesemia. Patient can be drowsy, patient can be द रिफ्लेक्सेस हमारे जो थे वो हाइपोमैग्नीसीमिया में बहुत ज्यादा थे. इसमें जो रिफ्लेक्सेस होंगे वो हाइपो एक्टिव रहेंगे. हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस थे व्हाट एम आई सेइंग, हाइपो एक्टिव
जब पेशेंट में हाइपर मैग्नीजीमिया है तो रिफ्लेक्सेस हाइपर एक्टिव रहेंगे, जब पेशेंट में हाइपर मैग्नीजीमिया है तब जो रिफ्लेक्सेस है वो आई एम कंफ्यूजिंग सी, जब मैग्नीशियम बॉडी में ज्यादा है तब रिफ्लेक्सेस कम रहेंगे. When there is hypermagnesemia, then the reflexes will be hypo. When there is hypomagnesemia, then the reflexes will be hyperactive. Okay, that's what I want to say. So अभी यहाँ पे हम what we are studying here, we are talking about hypermagnesemia. तो जब मैग्नीशियम बॉडी में ज्यादा है तो रिफ्लेक्सेस कैसे होंगे? हाइपोएक्टिव, मतलब बहुत कम एक्टिव रहेंगे. So the reflexes are hypoactive, muscle weakness can be there, patient can have depressed respiration, patient का respiration भी हो सकता है active respiration ना रहे. Patient can also have hypotension, BP भी patient का जो है it can also be low. Patient का skin जो है the skin will be feeling very warm or the skin warmth will be there. So these are some symptoms or sign and symptoms which can be seen in a patient who is suffering from or who is having hypermagnesemia. नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या क्या होंगे हाइपरमैग्नीजीमिया के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कि जो पेशेंट है उसमें हाइपरमैग्नीजीमिया के सिम्टम्स हैं या नहीं, एंड इफ सिम्टम्स आर देयर तो देन अप टू व्हाट एक्सटेंट इज द हाइपरमैग्नीजीमिया प्रेजेंट इन द पेशेंट, और इफ द पेशेंट इज potentially prone, or if the patient is prone, actually if the patient is prone to get hypermagnesemia, that we have to see. उसके बाद मैंने आपको बताया सिम्टम्स में कि पेशेंट का बीपी फॉल हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो इसके लिए हमें वाइटल साइंस को बहुत केयरफुली मॉनिटर करना है. in some intervals we need to monitor vital signs properly. Then पेशेंट को क्योंकि confusion ड्राउजीनेस हो सकता, नॉट कंफ्यूजन, पेशेंट को ड्राउजीनेस हो सकता है, तो इसके लिए हमें पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी टाइम टाइम पे चेक करते रहना है. देन ऑल्सो वी नीड जो भी आईवी फ्लूइड्स हम पेशेंट को दे रहे हैं, वी नीड टू बी श्योर दैट वी आर नॉट एडमिनिस्टरिंग सो मच ऑफ मैग्नीशियम टू द पेशेंट. ठीक है, मैग्नीशियम हमें कम देना है, ज्यादा नहीं देना है. देन ऑल्सो द डाइट विच द पेशेंट इज टेकिंग, दैट शुड ऑल्सो बी it should not be rich in magnesium. Okay, it should be first of all the magnesium can be entirely restricted depending upon the physician's order, or if the magnesium is given to the patient, then we have to see as per the level of the hypermagnesemia, we have to see कि बहुत ज्यादा patient को magnesium ना मिले. Okay, so these are the things which we can do. Yeah, it was all about hyper and hypomagnesemia. Okay, now the next is hypophosphatemia. Hypophosphatemia हमारा क्या है? Hypo obviously कम. So यहाँ पे we are talking about the decreased level or the deficiency of phosphorus. Phosphorus की deficiency जो है that is known as hypophosphatemia, and the symptoms which are present in this hypophosphatemia are, it can cause or the symptoms can be progressive encephalopathy. Encephalopathy you will be studying in medical surgical, but यहाँ पे मैं थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ, वैसे आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, so do not need to worry about it. Encephalopathy मतलब any disease which is causing some impairment in the brain's function. Any disease any brain disease which leads to the impairment of the brain function, that is known as encephalopathy. बाकी डिटेल में you will study. Encephalopathy एक जनरल टर्म यूज किया जाता है for a disease which can hamper the function of the brain. Okay, so patient में पहले तो progressive encephalopathy हो सकता है. Then also there can be paresthesia. Paresthesia can be present in the patient. Paresthesia, if anybody is wondering what it is, so paresthesia means when the patient is having some tingling sensation, and or you can say if tingling or pricking sensation. tingling अगर गुदगुदी सी या फिर pricking sensation फील हो रही है, जैसे कोई पिन चुभा रहा हो, तो pricking sensation या फिर tingling sensation अगर हमारे आर्म्स में या फिर लेग्स में या हैंड्स में अगर होते हैं, so that is known as paresthesia. Okay, so progressive encephalopathy can be there, paresthesia can be there, muscle weakness can be there, muscle pain and muscle tenderness can be there. Then also it can be accompanied with some mental changes. Patient में mental changes हो सकते हैं, confusion हो सकता है patient को, then coma हो सकता है, delirium हो सकता है. Then it can also lead to cardiomyopathy.
It can lead to acute respiratory failure. Respiratory symptoms can be there of course. Then seizures भी हो सकते हैं पेशेंट में. Okay. Tissue oxygenation भी पेशेंट में हो सकता है. Decreased tissue oxygenation can happen. Then the joints may get stiff. पेशेंट के joints भी stiff हो सकते हैं. joints hard हो जाएंगे, stiff हो जाएंगे. joint proper movement नहीं होगा. So that can happen. Then serum phosphate जो पेशेंट का है that is below 2.5 mg by dl. Serum phosphate level will be below 2.5 mg by dl. Okay, so these can happen. Then nursing interventions इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? Again we have to identify the patient for the presence of hypophosphatemia. Then we have to check for the presence of malnourishment, क्योंकि malnourishment की वजह से भी इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस जो है वो मैल नरिशमेंट की वजह से भी हो सकता है. न्यूट्रिशन आप लोग पढ़ ही रहे हो, आपको पता होगा, यू मस्ट हैव स्टार्टेड ऑलरेडी, दैट द इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस कैन हैपन बिकॉज ऑफ वेरियस कंडीशंस लाइक डायरिया कैन बी देयर, वॉमिटिंग कैन बी देयर, एक्सेसिव पर्सपिरेशन कैन बी देयर, वेरियस थिंग्स आर देयर. बट ऑल्सो if you are not taking proper electrolytes, the minerals actually basically the minerals if you are not taking proper in your diet, so that can also lead to the imbalance of the electrolytes and the minerals in the body. ठीक है, so that can also be one of the things. So patient को malnourishment के लिए भी हमें चेक करना है. अल्कोहलिज्म की वजह से भी, क्योंकि हाइपोफॉस्फेटेमिया हो सकता है, so अल्कोहलिज्म के लिए भी हमें देखना है पेशेंट को. जिस पेशेंट को हाइपोफॉस्फेटेमिया है उस पेशेंट को चांसेस होते हैं जल्दी जल्दी इन्फेक्शन लगने के बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द WBC काउंट. WBC काउंट में चेंजेस होने की वजह से पेशेंट को फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन हो सकता है. सो फॉर दैट ऑल्सो वी नीड टू सी द पेशेंट एंड वी नीड टू टेक ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉर दैट. देन पेशेंट को IV फॉस्फेट दिया जा सकता है, बट विद बीइंग वेरी कॉशियस we can administer IV phosphate to the patient, but only with the physician's advice that can be done. Okay, then और the normal जो phosphate level है in an adult that is 10 to 15 millimole per liter. Normal phosphate level for an adult is 10 to 15 millimoles per liter. Okay, so इसकी वजह से आप कंपेयर कर सकते हो कि पेशेंट को हाइपोफॉस्फेटेमिया है या हाइपरफॉस्फेटेमिया है. दैट कैन बी कंपेयर्ड depending upon what the patient is suffering from. Okay, so ये सारी चीजें हमें पेशेंट में देखनी है. उसके बाद पेशेंट को अगर डायरिया है या वॉमिटिंग है, so for that also we need to see, means we need to see that what is the basic reason for patient to have hypophosphatemia. So उस particular reason को भी हमें ट्रीट करना है ताकि प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाए. डायरिया है तो डायरिया को मैनेज करेंगे, वॉमिटिंग है तो वॉमिटिंग को मैनेज करेंगे, मैल नरिशमेंट है तो नरिशमेंट प्रॉपर करेंगे. सो दीज थिंग्स कैन बी डन. ओके, सो पेशेंट को ओरल फॉस्फेट भी दिया जा सकता है, ओरल फॉस्फोरस दिया जा सकता है पेशेंट को. ओरल फॉस्फोरस सप्लीमेंट्स कैन बी गिवन. सो या दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स. So this was all about hypophosphatemia. Now the next is hyperphosphatemia. Hyperphosphatemia is again when there is excessive phosphorus, that is known as hyperphosphatemia. Okay, इसका मेन सिम्टम्स क्या क्या होता है? इसके हाइपरफॉस्फेटेमिया के सिम्टम्स को कैटेगराइज किया है दो चीजों में, दैट इज द शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेज एंड द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज. शॉर्ट टर्म मतलब जो थोड़ी देर के लिए होगा फिर सही हो जाएगा, या फिर थोड़ी देर के लिए होगा फिर सही हो जाएगा. लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज जो काफी लंबे समय तक चलते रहेगा. ओके, मतलब काफी लंबे समय तक ये सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे पेशेंट को. शॉर्ट टर्म मतलब जैसे कि अगर प्रिकिंग सेंसेशन हो रही है तो थोड़ी देर के लिए हुई फिर ठीक हो गई, लाइक दैट. ओके, सो शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हमारे क्या क्या हैं? देयर कैन बी द सिम्टम्स ऑफ टेटनी प्रेजेंट. Then there can be the tingling sensation in the fingertips. Over the fingertips, the patient can feel the tingling or pricking sensation. So ये tingling sensation जो है वो around the mouth भी patient को feel हो सकती है. Patient can also feel numbness and muscle spasm. Numbness मतलब सुन पड़ जाना. तो patient को ये भी लग सकता है कि that the patient is getting numb, and also muscle spasm can be felt by the patient. These are the short term consequences or the short term symptoms you can say. लॉन्ग टर्म सिम्टम्स या फिर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या हो सकते हैं? द पेशेंट कैन फील नॉट द पेशेंट कैन फील व्हाट इसमें क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज में, क्योंकि फॉस्फेट जो है वो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा है. सो फॉस्फेट और यू कैन से द कैल्शियम फॉस्फेट एक्चुअली
it can get deposited over the kidneys, over the joints, over the arteries, over the skin of the cornea. That can happen. ठीक है, क्योंकि हमारा जो है फॉस्फेट वो बहुत ज्यादा है, तो जो हमारा कैल्शियम फॉस्फेट है that can get deposited in the kidneys, that can get deposited in the arteries, it can get deposited over the skin which is प्रेजेंट ओवर द कॉर्निया, उसके ऊपर वो जाकर के डिपॉजिट प्रेसिपिटेट बेसिकली हो सकता है, जॉइंट्स के ऊपर जाकर के वो प्रेसिपिटेट हो सकता है, बिकॉज इट इज नॉट एलिमिनेटिंग प्रॉपरली एंड इट इज ओवरली प्रेजेंट इन द बॉडी, सो इट इज गेटिंग इट मे गेट प्रेसिपिटेटेड. ओके, सीरम फॉस्फेट जो पेशेंट का रहेगा हाइपर फॉस्फेटीमिया में, इट विल बी अबव 4.5 mg/dl. अबव 4.5 mg/dl जो पेशेंट का फॉस्फेट है, सेरम फॉस्फेट, वो रहेगा. ओके, सो इसको ट्रीट करने के लिए वही सेम चीज करनी है. जिस रीजन की वजह से ऐसा हो रहा है, दैट रीजन हैज टू बी क्योर्ड. इफ it is happening because of some kidney problem, because of some renal problem, so that renal problem has to be treated, or whatever is the underlying cause, that cause has to be treated. Okay, so this is the basic treatment. And the nursing intervention which we can give is, first of all, the very first thing which we are doing is we have to identify that if the patient is having hyperphosphatemia or not, and if the patient is currently not having hyperphosphatemia but it can happen, so that also we need to identify. And if hyperphosphatemia is present already in the patient, then up to what extent is the hyperphosphatemia present in the patient, that we need to see. Okay, then we can also check, we have to also check for the symptoms of the tetanus, which is if present, then we can do whatever the IV fluids which we are administering to the patient, we need to be sure कि patient को phosphate excessive हम IV fluids के through नहीं दे रहे हैं. The diet which the patient is taking, we should make sure that it should not be too rich in phosphate. Okay, so these things we have to do. And also one more thing is there, patient को अगर कोई ऐसा patient है which the patient is receiving enema, if a patient is there who is receiving enema, so enema may be there are enema which contain phosphate in it. तो जिस enema में phosphate बहुत ज़्यादा present होगा, that can also lead to hyperphosphatemia. So that also needs to be properly taken care. Okay, so yeah, these are the things which we can do. And पेशेंट को डाइट, अगेन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डाइट पेशेंट को ऐसी देनी है जिसमें फॉस्फेट बहुत ज़्यादा ना प्रेजेंट हो. क्या क्या चीज़ पेशेंट को दे सकते हैं उसके लिए, वैसे तो आपने न्यूट्रिशन में ऑलरेडी पढ़ा होगा, आई एम जस्ट मेंशनिंग वंस. पेशेंट कैन बी गिवन चीज, क्रीम, नट्स कैन बी गिवन, then oatmeal can be given, bran can be given, dry fruits can be given, dried vegetables can be given, then special meats can be given. Okay, special meats like kidneys, and then sardines can be given, sweetbreads can be given, and then whatever desserts which are made up of milk, those can also be given. क्योंकि hyperphosphatemia के केस में एक चीज मैंने आपको एक जगह पे बताई है, whenever there is hyperphosphatemia या phosphate अगर ज्यादा है तो कैल्शियम हमेशा वहां पे कम होगा. ओके, सो क्योंकि यहाँ पे पेशेंट का जो कैल्शियम है वो भी कम है, सो इसके लिए वी कैन डू वन थिंग, दैट वी कैन, फॉस्फेट अगर ज्यादा है, इफ देयर इज हाइपरफॉस्फेटीमिया सो कैल्शियम विल बी लो, इफ देयर इज हाइपर कैल्सीमिया तो फॉस्फेट विल बी लो. ओके, सो क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को हाइपरफॉस्फेटीमिया है एंड द आई एम सो सॉरी द लाइट इज गॉन, इलेक्ट्रिसिटी आई डोंट नो. Anyways, so then we have to see for these things कि अगर पेशेंट को कैल्शियम भी बिकॉज यहाँ पे लो है, पेशेंट को हाइपर फॉस्फेटीमिया है एंड हाइपोकैल्सीमिया है along with that. So the products which are rich in like the products which are made up of milk, or the milk because it is rich in calcium, or anything which is rich in calcium can be given to the patient. Okay, just to compensate the deficiency of the calcium, or just to make it just to give patient proper amount of calcium so that the deficiency can be overcome. Okay, so yeah, this much was about your electrolyte imbalances. Okay, so all these things were there. We started about hypernatremia, hyponatremia, hypercalcemia, hypocalcemia, hyperkalemia, hypokalemia, hypermagnesemia, hypomagnesemia, then this thing which we are studying, hypophosphatemia, hyperphosphatemia. Okay, so these were certain things which we studied, and now it is over. Electrolyte imbalance is over from my side now.
And the next which I'll be telling you about is the acid base balance. So this acid base balance, thank God. So this acid base balance, now what is acid base balance actually? See, acid base balance क्या चीज होती है? You people must have studied in your previous classes कि acid क्या होता है, base क्या होता है. जिसने नहीं पढ़ा उसको थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे आइडिया दे दूंगी. इतना इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है. That it is not something you need to be panic about. I'm just giving you an idea about the topic which I'll be telling you how much is required for you. Okay, that much will be enough for you to understand. Okay, so acid base balance क्या होता है? When the body maintains a balance between the acid content and the alkaline content of the body itself, within the body itself, it is known as, that balance is known as acid base balance. बॉडी के एसिडिक कंटेंट और एल्कलाइन कंटेंट का जब एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है बॉडी, दैट इज नोन एज एसिड बेस बैलेंस. ओके, इफ यू टॉक अबाउट ब्लड हियर, सो व्हाट हैपेंस? सी, ब्लड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लड टू हैव एन एसिड बेस बैलेंस. It should not be acidic, it should not be alkaline too much, it should not be acidic too much. ब्लड का नॉर्मल pH होता है 7.35 to 7.45. ये डिस्क्राइब करता है कि ब्लड का एसिडिटी, अगर इससे कुछ डेविएशन है तो दैट विल टेल यू दैट वेदर द ब्लड इज एसिडिक और वेदर इट इज एल्कलाइन. ब्लड की एक क्वालिटी होती है टू मेंटेन इट्स डिग्री ऑफ एसिडिटी और इट्स डिग्री ऑफ एल्कलिनिटी. एसिडिटी और एल्कलिनिटी को मेंटेन करने की एक क्वालिटी होती है ब्लड की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लड टू मेंटेन. क्योंकि अगर ब्लड के पीएच में या ब्लड के एसिडिक और एल्कलाइन कंटेंट में अगर थोड़ा भी डेविएशन आ जाए तो बहुत सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी के ऐसे हैं जिनको बहुत सीवियर असर हो सकता है उसकी वजह से. ओके, बहुत सीवियर इम्पेयरमेंट कैन हैपन बिकॉज ऑफ एनी डेविएशन विच एवर हैपन्स टू द पीएच ऑफ द ब्लड. ओके, सो ब्लड का नॉर्मल पीएच इज 7.35 to 7.45. दैट इज द नॉर्मल रेंज. ओके, इट शुड नॉट बी डेविएटेड मच और लेस देन दिस. ओके, सो ब्लड का जो एसिडिटी और एल्कलिनिटी को मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट इज डन बाय द बॉडी. एंड ब्लड का एल्कलिनिटी और एसिडिटी जो होता है वो क्या होता है वो भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. सी, जब बॉडी में एसिडिक कंपाउंड बढ़ जाता है, जब बॉडी का एसिडिक कंपाउंड बढ़ जाता है वो लीड करता है ब्लड की एसिडिटी में, और ब्लड का जो पीएच है वो फिर, क्योंकि ब्लड में एसिडिटी बढ़ गई है तो ब्लड का जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, अगर ब्लड की एल्कलिनिटी बढ़ जाती है तो ब्लड का पीएच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी 7.45 से ज्यादा बढ़ जाएगा. ओके, सो अब ब्लड की एसिडिटी बढ़ती कैसे है, या बॉडी में एसिडिक कंपोनेंट बढ़ता कैसे है? जब बॉडी में किसी चीज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, व्हेन द बॉडी इज प्रोड्यूसिंग मोर और व्हेन द इनटेक ऑफ समथिंग इज मोर. जब बॉडी में कोई चीज मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है, इफ द प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी, अगर बॉडी का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा है, या फिर आप वो प्रोडक्शन ज्यादा किसी भी, या तो बॉडी उसको खुद से बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, या तो आप उसको ऊपर से खाकर बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर रख रहे हो. ओके, इफ द प्रोडक्शन इन द बॉडी इज मोर एंड द एलिमिनेशन इज लेस, दैट लीड्स टू द इंक्रीज इन द एसिडिक कॉम्पोनेंट ऑफ द बॉडी. ठीक है, अगर बॉडी में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है या आपने वो प्रोडक्शन इनटेक ज्यादा अगर आप कर रहे हो उसकी वजह से भी हो सकता है, और एलिमिनेशन लेकिन बॉडी से जो निकल रहा है वो बहुत कम है, दैट लीड्स टू इंक्रीज इन द एसिडिक कॉम्पोनेंट ऑफ द बॉडी, which leads to acidity of the blood और increase the acidic component of the blood. ठीक है, ये इस तरीके से आपके ब्लड की एसिडिटी बढ़ती है. एल्कलिनिटी कैसे बढ़ती है? एल्कलिनिटी बढ़ने का क्या मतलब है कि बॉडी में कोई चीज जो है वो प्रोड्यूस बहुत ज्यादा नहीं हो रही है बट एलिमिनेशन बहुत ज्यादा हो रहा है. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड है आपका वो एल्कलाइन हो जाएगा. दैट हैपेंस. सी, अगर आप लाइक कंसिडरिंग एन एग्जाम्पल ऑफ, आपने एक कटोरी ली. ओके, माई एग्जाम्पल्स आर लाइक दैट. ओके, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग. आपने एक कटोरी ली, यू आर टेकिंग अ बोल, उसमें आपने शुगर या सॉल्ट कोई भी चीज बहुत ज्यादा डाल दिया. ठीक है, और उसमें पानी आपने बहुत ज्यादा डाल दिया, मतलब इक्वल सॉल्ट है, इक्वल उसमें पानी है. पर अगर
सॉल्ट बहुत ज्यादा है और पानी बहुत कम है, तो क्या हुआ, उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। अगर सॉल्ट मतलब व्हाट एम आई सेइंग, ओके लिसन, अगर आपने एक बोल लिया, बोल में आपने सॉल्ट ज्यादा, आपने बोल में पानी लिया थोड़ा सा, उसमें आपने बहुत सारा सॉल्ट डाल दिया, तो क्या हुआ, सॉल्ट आपने पानी मान लो 1 चम्मच आपने पानी डाला था, उसमें आपने 2-3 चम्मच सॉल्ट डाल दिया, तो क्या हुआ, सॉल्ट का तो वो पानी कैसा हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, सॉल्ट बहुत ज्यादा है इसमें, तो यू कैन कंसिडर इट एज एसिडिक। ठीक है, उसी जगह पे अगर आपने सॉल्ट और अगर और दैट इज नॉन एज एसिडिक, ठीक है, क्योंकि बॉडी उस कटोरी में, कटोरी को यू कैन कंसिडर एज योर बॉडी, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, आपने सॉल्ट यानी कि इनटेक आपने ज्यादा करके, सॉल्ट ज्यादा डाल करके प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया, पर उसको निकाल नहीं रहे हो। अगर आप उसमें से थोड़ा सॉल्ट निकाल देते तो क्या दोनों चीजें इक्वल, 1 चम्मच सॉल्ट अगर निकल जाता किसी तरीके से, इवेपोरेट हो जाता बहुत, या फिर किसी भी तरीके से निकल जाता, तो दोनों चीजें बैलेंस हो जाती, पर ये बैलेंस नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो निकल ही नहीं पाया, वो उसके अंदर ही रहा कटोरी के। दैट मीन्स अभी यहाँ पे बॉडी का एसिडिटी जो है वो बढ़ गया, कटोरी का, आई मीन, ओके, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, यू कैन रिलेट सो दैट, ओके। इसी जगह पे अल्कलिनिटी की अगर हम बात करें तो अल्कलिनिटी में प्रोडक्शन कम है, यानी आपने 1 चम्मच आपने उसमें अगर पानी डाला बोल में, एंड यू आर पुटिंग हाफ अ स्पून ऑफ सॉल्ट इन इट, तो अभी क्या हुआ, सॉल्ट जो है वो कम है, पानी ज्यादा है, दैट इज अल्कलाइन इन नेचर। इसी जगह पे अगर आपने थोड़ा सा पानी इवेपोरेट हो जाता या निकल जाता तो दोनों चीजें बैलेंस हो जाती। आई होप आप थोड़ा बहुत आई नो एग्जाम्पल वॉज नॉट एज गुड एज इट शुड बी, बट आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। आई जस्ट यूज दीज सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल सो दैट आई कैन मेक यू पीपल अंडरस्टैंड, ओके। सो दिस इज बेस, और जब ये एसिड और बेस का जो कंपोनेंट है बॉडी में, जब बॉडी इसको बैलेंस करती है, दिस इज नोन एज एसिड बेस बैलेंस। व्हेन द बॉडी बैलेंसेस बिटवीन द एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी, दैट इज नोन एज एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एसिड बेस इम्बैलेंस। एसिड बेस इम्बैलेंस हमारा क्या चीज हो जाता है, सी एसिड बेस इम्बैलेंस में पहले यहाँ पे 2 चीजें आ जाती हैं, एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। ये 2 चीजें हैं एसिड बेस इम्बैलेंस के अंदर। 2 टाइप्स के एसिड बेस इम्बैलेंस होते हैं, एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। एसिडोसिस का क्या मतलब है, जब ब्लड में बहुत, एसिडोसिस मतलब एसिड ज्यादा है। अगर मैं कटोरी के एग्जाम्पल से लूं तो क्या था, सॉल्ट बहुत ज्यादा है मतलब, तो जब ब्लड में एसिड कंटेंट बहुत ज्यादा है, दैट एसिड कंटेंट बहुत ज्यादा है और अल्कलाइन कम है, अल्कलाइन कम है, एसिड कंटेंट बहुत ज्यादा है, दैट इज नोन एज एसिडोसिस। और इस केस में क्या होता है, जो पीएच होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड का जो पीएच होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। जब एसिड कंटेंट ज्यादा जब एसिड कंटेंट बढ़ेगा, ब्लड का पीएच घट जाएगा। एसिडिटी बढ़ी, अल्कलिनिटी कम हुई और ब्लड का पीएच भी कम हुआ। वेराज जब अल्कलिनिटी बढ़ी और एसिडिटी कम हुई तो पीएच भी बढ़ जाएगा। यू कैन, अगर आप याद करने के लिए आप याद कर सकते हो, पीएच डिपेंड्स ऑन अल्कलिनिटी। दिस इज नॉट रिटन एनीवेयर इन द बुक, आई एम टेलिंग यू सो दैट यू कैन रिमेंबर। डू नॉट राइट इट इन योर एग्जाम कॉपी, ठीक है। एसिडोसिस क्या चीज होती है, एसिडोसिस में ब्लड में, बॉडी में, आई मीन ब्लड में, एसिडोसिस में ब्लड में जो एसिड कंटेंट है दैट विल बी मोर एंड द बेस कंटेंट विल बी लेस। एसिड और बेस 2 चीजें होती हैं, एसिड एंड बेस। अल्कलिनिटी जो होती है वो बेस के ऊपर डिपेंड करती है, एसिडिटी जो होती है वो एसिड के ऊपर डिपेंड करती है। एसिड और बेस ये 2 चीजें होती हैं। अल्कलिनिटी की जब हम बात कर रहे हैं मतलब हम बेस के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम एसिडिटी की बात कर रहे हैं मतलब हम एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। सो जब ब्लड में एसिड बढ़ा और बेस कम हुआ तब ब्लड का पीएच भी कम हो गया। इसके ये होता है एसिडोसिस। अल्कलोसिस क्या चीज होती है, अल्कलोसिस मीन्स व्हेन ब्लड हैज टू मच ऑफ बेस, जब ब्लड में बेस बहुत ज्यादा है, एसिड कंटेंट बहुत कम है, ठीक है, ये होता है अल्कलोसिस। और इस कंडीशन में जो ब्लड का पीएच है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ब्लड का पीएच अगर कहीं पे लिखा है इंक्रीज हो जाता है मतलब 7.45 से ज्यादा हो जाता है। अगर कहीं पे लिखा है ब्लड का पीएच डिक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब 7.35 से कम हो जाता है, बिकॉज द नॉर्मल रेंज इज 7.35 टू 7.45। ओके, I hope this much was I was able to make you people understand what I wanted to, and
So this was about acid base balance and acid base imbalance, and so yeah, this was all about the topic. Now with this, the care of the patient with fluid and electrolyte imbalance is over. ये एसिड बेस इम्बैलेंस आपके लिए जानना जरूरी है, इतना बहुत ज्यादा जितना मैंने आपको बताया इतना आपके लिए जरूरी है, इतना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, because mainly the topic with in your syllabus what is given is care of the patient with fluid and electrolyte imbalance, so that already we have covered so much, the care part. Okay, so yeah, this was all about this topic, and I hope you were able to understand. So with the completion of today's topic, the chapter which is care of patient with fluid and electrolyte gets over here. And tomorrow there is a doubt session obviously, and the doubt session will be at the I'll inform you people what will be the timing for doubt session. We can conduct it from 10, because I think you people must be having various doubts. अगर जिसने ढंग से पढ़ाई करी होगी उसको तो डेफिनेटली बहुत सारे डाउट्स होने वाले हैं. सो या 10 to जितना भी टाइम हमें लग जाए, 10 to 12 और 10 to 1, जितना भी हमें टाइम लगेगा उतने टाइम में वी विल बी I will be covering all your doubts, and I will try to solve all your doubts. So yeah, this was all about this topic, and with the completion of this as well, one more thing is there which I wanted to tell you, that with the completion of this particular topic also your syllabus from my side gets over. मेरा जो पोर्शन था आपके यहाँ सिलेबस लेने का, आपके सिलेबस में जितना पोर्शन मेरा था, दैट इज ओवर नाउ. Okay, I don't know about the rest of the teachers whosoever is teaching you, but for me, from my side, the syllabus is over here. So next week में, upcoming week में, we will be having continuous doubt sessions. So अभी जिसको भी doubts होंगे इस topic के बाद, you can keep writing your doubts anywhere, and जो भी आपके doubts होंगे, those you can ask me. Okay? तो जो भी आपके डाउट्स होंगे, यू कीप राइटिंग योर डाउट्स, चाहे इस चैप्टर से हो चाहे किसी और चैप्टर से हो. अगर किसी को कोई भी डाउट्स है तो वो मुझसे पूछ सकता है. अगर किसी को पहले मेरे पढ़ाए हुए पहले किसी टॉपिक के अगर टॉपिक्स में भी डाउट है तो दोज ऑल्सो यू कैन डिस्कस. सो दिस कैन बी डन विद इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीक इटसेल्फ. ओके, सो या, थैंक यू क्लास.